गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रीट्स में। वीरूर में रहेंगे आपके साथ और कविता जैन और प्रकाश कावा पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। रचना वैद्य को जोड़ेंगे और जतिन गेड़िया भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। और बजट के अगले दिन फाइन प्रिंट्स और मार्केट आउटलुक पर एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा से करेंगे एक खास बातचीत। लेकिन पहले एक बार जरा बात मार्केट की। इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में, बैंक निफ्टी देखिए आप, कहाँ एकदम से 51,940 तक गए थे हम, फिर वापस रिट्रीट हुए और 51,820 पर आए। ये रहेगी वॉलेटिलिटी मार्केट में। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स करीब 2-3% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और डे हाई पर एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 4:1 का एडवांस डिक्लाइन। और वीरो में मिड कैप इंडेक्स का देख रहा था, ऑल टाइम हाई से मिड कैप इंडेक्स करीब अभी भी 2% नीचे। शायद ये तैयारी कर रहा है कि वापस इसको वहाँ पर जाना है। ये एक आज बी ग्रुप में ज़बरदस्त तेज़ी है बी ग्रुप में आज। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे तो आप क्लियरली देखेंगे वो ICICI प्रू फॉर एग्जांपल 7.25% ऊपर है। MCX 5% ऊपर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 5% ऊपर है। मनापुरम में कल की पूरी जो फॉल थी वो रिकवर हो गई। मैक्स फाइनेंशियल, M&M फाइनेंशियल, सेल, टाटा मोटर्स पर प्रशांत का टारगेट भी हिट हुआ। वैसे बलरामपुर चीनी, टेक महिंद्रा, मिड कैप आईटी में थोड़े मूव आने शुरू हुए हैं आपको फोर जैसे स्टॉक्स में। तो ये कुल मिलाकर मार्केट का हाल। हाँ, जहाँ तक स्टॉक्स जो नीचे उनकी बात है, उसमें सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस होगा, उसके बाद डाबर, गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको। वीरू जी मीनवाइल एक बात बताऊँ मैं आपको यहाँ पे कि निफ्टी आईटी जो है वो कल का स्विंग हाई काटता हुआ, यानी पोस्ट बजट जो हमने स्विंग हाई क्रिएट किया था और उसी मूव ने अलॉन्ग विद आई थिंक ITC हमको कल सिंक होने से बचाया। हम उस हाई को ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी करते हुए इतने बाजार की छोटी सी समरी आपके स्क्रीन पे ट्रेड्स को पिक करते हैं। रचना वैद्य, जतिन गेड़िया फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। और मेरे इस वक्त के जो दो ट्रेड्स रहेंगे लॉन्ग साइड पे ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट में AD रेशियो में काफी स्ट्रेंथ है, भले रेड कलर दिखा रहा हो। तो एक काउंटर जो रहेगा मेरी तरफ से वो रहेगा हेवल्स के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। एंड यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से 1770 के करीब प्राइस है यहाँ पे। तो अगर हम इसमें SL लगाते हैं 1760 पे और अगर इसको लॉन्ग करते हैं और अगर ये 1770 को क्रॉस करता है तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट आना चाहिए। 1760 के SL के साथ यहाँ पे हम टारगेट लगा सकते हैं 1800 का और 1810 का। सो दिस विल बी माय फर्स्ट कॉल। एंड दूसरा जो कॉल मैं देना चाहूंगी दैट विल बी टाटा स्टील और टाटा मोटर्स दोनों में ही अच्छी मूवमेंट आ रही है, पर टाटा मोटर्स क्योंकि पहले दे रखा है, हम टाटा स्टील पे नजर रखेंगे। टाटा स्टील जो है फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। फिलहाल प्राइस है 161 पे। अगर हम 159 का SL यहाँ पे सस्टेन कर पाए तो ऊपर वाली साइड पे 165 और 167 की तरफ हम जाते हुए विद इन 2 to 3 डेज नजर आने चाहिए। ओके, दो ट्रेड्स आपके। जतिन गुड मॉर्निंग, आपके इस वक्त के दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का एक व्यू है कि पॉजिटिविटी रह सकती है, इसके लिए दो साइड बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स लेके आए हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो सन टीवी में होगा। अर्ली चार्ट्स पे एक ट्रेंड रिवर्सल के संकेत है। डेली चार्ट्स के ऊपर 20 डे का सपोर्ट लेके एक नया स्विंग चालू कर रहा है ऊपर की तरफ, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है। तो सन टीवी में बाय करने की सलाह रहेगी। 780 का स्टॉप लॉस रहेगा, 823 का टारगेट रहेगा। जो दूसरा पिक होगा वो बलरामपुर चीनी में होगा। तो कंसोलिडेशन में है, कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले कुछ घंटों में। इसके लिए बलरामपुर चीनी में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 442 का और टारगेट रहेंगे 465 472 के। तो यहाँ पे आपके दो ट्रेड्स जतिन जी के। बलरामपुर चीनी बाय ट्रेड है। प्रकाश सर, आपके दो ट्रेड्स। बिल्कुल, स्टॉक का नाम है अपोलो टायर्स। ट्रेड कर रहा है 531 पर। यहाँ बेस बना हुआ और बेस के बाद बढ़िया आपको मिला है। स्टॉप होगा 525, करीब 6-7 रुपए का। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 540 के नजर आते हैं अपोलो टायर्स में। और दूसरा जो स्टॉक मुझे पसंद है, आई थिंक वो PVR आइनॉक्स 1471 पे ट्रेड कर रहा है। 1450 का स्टॉप होना चाहिए 2021 रुपीज। टारगेट करीब 1500 के नजर आ रहे हैं PVR आइनॉक्स। ओके, PVR आइनॉक्स आपका बाय ट्रेड और प्रोटास। कविता जी, आपके दो ट्रेड्स। सो लाइफ इंश्योरेंस से SBI लाइफ इज लुकिंग गुड। अच्छा लॉन्ग बिल्डअप बनते हुए दिख रहा है। 1618 के लेवल पर है।
मुझे लगता है 1630 1660 के प्राइस टारगेट के लिए SBI लाइफ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 1600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और अनदर काउंटर पोजिशनल सेटअप इज लुकिंग गुड। एफएल इंडिया 1406 के लेवल पर है, यहाँ भी एक अच्छे प्राइस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। सो मुझे लगता है अपसाइड इसमें 1460 1480 इमीडिएट बेसिस पर लाइक 2 और 3 डेज हम देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1365 का। ओके, यहाँ पे कविता जी के 2 ट्रेड, SBI लाइफ और एफएल इंडिया। और मूव्स देखिए, आईटी में निफ्टी आईटी करीब 67 अंक ऊपर और ओरेकल फाइनेंशियल्स 11322 के स्तर पे। आईटी में अच्छा मूव आता हुआ और फाइनली हमने वो जो स्विंग हाई था कल का उसको काट के अपट्रेड करना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स आईटी एक बार फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। बट अनुज, रियल स्टेट पे क्या व्यू बन रहा है? आज डीएलएफ एस्टिल में सुबह जब बात कर रहा था शॉर्ट के पर्सपेक्टिव से, मतलब मेहमानों से प्रश्न पूछे, अब ये आई थिंक जो कल का बजट में आई थिंक स्पेस पे जो डेंट पड़ा है, और क्योंकि इस बड़े मूव में रियल स्टेट ने अलॉन्ग विद एचएफसीज काफ़ी बड़ा मूव दिया था, क्या व्यू बन रहा है रियल स्टेट में? अबीरू फ्रैंकली ना अब तक क्लैरिटी नहीं है। आज सुबह भी एक रिपोर्ट कह रही है कि ये तो पॉजिटिव है, एक रिपोर्ट कह रही है नेगेटिव है, सब अपने अपने कैलकुलेशन लगा रहे हैं। एक चीज़ क्लियर है, लेकिन हमेशा ना इंटेंट पे जाइए आप। गवर्नमेंट की इंटेंट बहुत क्लियर है, रियल एस्टेट एज स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप पिछले 4-5 साल से देखिए कई एफर्ट हुए। पहले सबसे पहले हुआ था जब वो 2 लाख की जो वो कैप लगा दी गई थी इंटरेस्ट पर। पहले वो दूसरे घर के लिए अनलिमिटेड होता था, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए होता था वो कैप, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा जब वो बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स में पैसा वो सब करके वो इंश्योरेंस वाला है ना? हाँ वो एग्जैक्टली वो पैसा जब रियल एस्टेट में लोग लगा देते थे। आई थिंक कहीं कुछ हद तक ये जो एनसीआर में एक फ्लैट 40-40 50-50 करोड़ के बिके हैं ना, आई थिंक उससे भी थोड़ा गवर्नमेंट को डिस्कम्फर्ट है कि ये क्लियरली यहाँ पर दिक्कत है। रियल एस्टेट में अब एक व्यू ये होना चाहिए आपका, अब रियल एस्टेट में एक ही घर लीजिए, अच्छा घर लीजिए जिसमें आपको रहना है वो वाला लीजिए। 4 बेडरूम का पेंट हाउस लेना है, जो मर्जी लेना है वो लीजिए, लेकिन उस पर्सपेक्टिव से लीजिए कि मैं उसको बेचूंगा नहीं, ये मेरी एक कंफर्ट के लिए घर है, उस हिसाब से रखिए। तो ये एक इंटेंट क्लियर होनी चाहिए। जो सेक्टर में एक 1 वे रैली चल रही थी वो पंक्चर हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो रैली पंक्चर हुई है, क्योंकि इंटेंट बजाय ये यही नहीं रुकेगा। मुझे लग रहा है अगले बजट में और स्टेप्स आएंगे, ये चीज़ें होंगी। तो इसके लिए जो मतलब ये कुल मिला के सरकार ने इनपुट के आधार पे फैसला लिया है। हाँ, एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर इसके लिए रिएक्ट कर रहा है। हालांकि कल का जो मूव है उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट मतलब ऑन मार्जिन पॉजिटिव है नेगेटिव, आई थिंक ये अब तक कोई नहीं निकाल पाया। आई थिंक हमारे सिस्टर चैनल पे गुलाम जिया का इंटरव्यू चल रहा था, मैं उनकी भी हाईलाइट पढ़ रहा था, उनको भी क्लैरिटी नहीं है अब तक। तो इस समय ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी वाली स्पेस है आईटी। हाँ, देखो क्या मूव आया आईटी में, और वो ओरेकल देखिए आप वीरू, हमने डिस्कस किया था ओरेकल। इस दौर का स्टॉक ऑफ द मोमेंट, इस दौर का सबसे शानदार स्टॉक रहा है। कितनी बार इसकी बात हुई है वीरू? आई थिंक 5,500-6 हज़ार पे पहली बार बात हुई थी और 8200 से इस बार रिसेंट मूवमेंट। एग्जैक्टली और बिल्कुल वन वे मूव है यहाँ पर। ये आपकी राय इस पर क्या है इस पर रचना जी? ओरेकल फाइनेंशियल्स, अब ये स्टॉक किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है? अब अनटचेबल होता जा रहा है धीरे धीरे। जी, ओरेकल फाइनेंशियल्स की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर काउंटर में फिलहाल जो है सिचुएशन उसके हिसाब से इट कैन मूव फर्दर हायर। 11,330 के आसपास फिलहाल है, बट इट कैन गो टुवर्ड्स 11,800। तो यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस को वो तोड़ता जाए उस हिसाब का मोमेंटम भी है और उस हिसाब का चार्ट सेटअप भी है। तो मेरे हिसाब से फर्दर अपसाइड की उम्मीद करनी चाहिए। 11,500 और 11,800 तक के टारगेट्स बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ओके, मीनवाइल एक बार आप स्टॉक लेकर आइए। सेल बैन में है ये, तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन सेल में एक अच्छा मूव आ रहा है इस समय। और ये देखिए सेल का पैटर्न इस समय का डे हाई पर ये स्टॉक इस समय। रचना जी, कोई व्यू सेल पर? जी, सेल में डेफिनेटली मूवमेंट आ रही है। मेटल के काफी नेम्स में मूवमेंट आ रही है एंड सिमिलरली टाटा स्टील और सेल में भी मूवमेंट आ रही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कंटिन्यूटी हो सकती है एंड यहाँ पे अपसाइड पे
हमें टारगेट्स के हिसाब से 150 तक के नंबर्स दिखने की उम्मीद बन सकती है। 150 151 के आसपास जब पहुंचेगा तब एक रेजिस्टेंस आएगा, वहां पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को बुकआउट करना चाहिए। सेल और सेल के बाद एक दो चार्ट्स चेक में और लूँगा जो अच्छा मूव दे रहे हैं। HDFC लाइफ सुबह से इस स्पेस के स्टॉक्स का बहुत बार जिक्र हुआ। HDFC लाइफ नाउ एट डे हाई। हाँ, सुबह से ये ट्रेड पे किया था प्रकाश सर ने, नाउ 665। HDFC लाइफ अब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, दैट मीन्स ये प्राइस जो है वो अब दिसंबर 2023 के बाद का सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन और एग्जैक्टली मल्टी मंथ हाई। उसके बाद जरा आप एक बार आइए NBFCs में, तो M&M ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। अपोलो टायर्स को भी प्रकाश सर ने पिक किया था, ये भी अच्छा कर रहा है। एक बार मन्नापुरम लेके आइए, ऑल दो मैं किसी प्रकार से कोई ट्रेड नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि स्थिति इनके लिए अच्छी नहीं है। कल जिस तरीके से गोल्ड सिंक हुआ था, बट ये हल्का सा पुल बैक यहाँ पे। जितिन, आपका टेक क्या है? पुल बैक में इसने 50 डेमा को छुआ है, बट आपका व्यू मन्नापुरम पे क्या बन रहा है कल के बड़े स्लाइड के बाद? देखिए, मन्नापुरम में अगर जो मैं कल का प्राइस एक्शन देखूं तो एग्जैक्टली अपने 40 डे के एवरेज के सपोर्ट पे क्लोज हुआ था और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें फॉलो थ्रू सेलिंग प्रेशर नहीं देखने मिल रहा है, इनफैक्ट एक पुल बैक देखने मिल रहा है। तो हमें लगता है कि अगर जो पुल बैक आता है तो कंटिन्यू रह सकता है अराउंड 218 से लेकर 220 तक, और वहां पे एक फर्दर रीअसेस करना होगा कि उधर फिजल आउट हो रहा है पुल बैक के नहीं हो रहा है। ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक हो गया है, इसके लिए मैं ज्यादा इसमें एग्रेसिवली लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूंगा। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ कल जो हमने व्यूज़ कलेक्ट किए उनमें से कुछ प्ले आउट करते हैं आपके लिए। कल रामदेव अग्रवाल जी ने क्या कहा, एक बाइट वो सुन लेते हैं। उनका ये कहने का कि भाई आपने बहुत पैसा कमाया है इक्विटी में, तो आप हमको भी थोड़ा देते चले आओ, ऐसा है। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनी रैशनल, बिकॉज उनको तो ये पर्टिकुलर एसेट क्लास को इंकरेज करना चाहिए। तो आप जो लॉन्ग, चलिए स्पेकुलेशन को आपने पनिश किया, शॉर्ट टर्म को पनिश किया, एक बार समझ में आता है, बट इवन लॉन्ग टर्म में आपने 10 से 12.5% किया है। मतलब ये है आपको मेरे ख्याल से सोच ऐसी है कि भाई आप जो है बहुत पैसे कमाया हो तो उसमें से आप थोड़ा यू पार्ट विद सम पोर्शन ऑफ गेन्स। मेरे को नहीं लगता है कि लॉजिक ये है कि भाई हम इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज को डिसइंसेंटिवाइज करें, ये बात नहीं है। बट बेसिकली मेरे को लॉजिक समझ में आया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इतना बढ़ाया क्यों। शॉर्ट टर्म तो मेरे समझ में आता है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन में, और एक्चुअली स्पेकुलेशन में आपका मार्जिनल टैक्स रेट है। सो इन एनी केस यू आर पेइंग द फुल टैक्स, देयर इज नो चेंज फॉर द स्पेकुलेटर्स एक्चुअली, which is the major portion of the gains in the marketplace. Yeah, you are punishing the long term holders ना, जितने long term holders हैं उनको आप पनिश कर रहे हैं। ओके, चलिए अब MK वेंचर्स के मधु केला ने क्या कहा ये भी सुनते हैं। और उनका ये मानना है कि ऑब्वियसली थोड़ा इम्पैक्ट है टैक्स का, लेकिन इससे सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा खराब नहीं होगा। मार्केट में गवर्नमेंट का जो फिजिकल सिचुएशन था बिफोर बजट में जाने के पहले, मे बी इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव सीन इन 30 years ऑफ माई करियर, जहाँ पे कि गवर्नमेंट का बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन था। तो मुझे लगता है मार्केट में कोई भी आदमी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बढ़ेंगे। उसके साथ थोड़ा एसटीटी भी बढ़ा है। एंड ये जो बाईबैक के ऊपर जो टैक्सेशन है, वेदर कंपनी वाले भी पे करेंगे और इंडिविजुअल जिसके हाथ में आएगा वो भी पे करेगा, उसका भी क्लैरिटी बाकी है। बट ऑन द होल थोड़ा टैक्सेशन का बर्डन स्टॉक मार्केट के ऊपर, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के ऊपर बढ़ा है। पर हमने देखा है कि मैं तो 25-30 साल से कितने बजट देख चुका हूं, अल्टीमेटली टैक्स तो आपकी इनकम के ऊपर है। अगर मार्केट अच्छा रहेगा, इकोनॉमी अच्छी रहेगी, कंपनी अगर प्रॉफिट बनाएगी, तो अल्टीमेटली अगर आप कमाओगे उसके ऊपर ही टैक्स भरोगे। तो इसमें ज्यादा लंबे अवधि के लिए इनका लास्टिंग इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर होता नहीं है। और अगर मैं बजट को पूरी तरीके से एनालाइज करूं अच्छी प्रकार से, तो काफी सारे लॉन्ग स्टैंडिंग पेंडिंग इश्यूज स्पेसिफिकली ऑन एग्रीकल्चर और जॉब क्रिएशन के ऊपर गवर्नमेंट ने काफी एफर्ट किया है और काफी एलोकेशन है, जो इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा आर्ग्यू करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, देयर आर वर्किंग आवर्स एंड देयर आर हैप्पी आवर्स एंड देन देयर आर हैंगओवर आवर्स। अभी मार्केट में हैंगओवर आवर्स चल रहा है। हैंगओवर आवर्स बेस्ट टाइम होता है जब अपने मन की बात बोल देते हो। सरकार 3 साल से आपको इंडिकेशन देती आ रही है कि लॉन्ग टर्म हमको ट्वीक करना है, लॉन्ग टर्म को कुछ हमको टिंकर करने का।
वो 10 का 12.5 किया यार, एहसान किया आप लोगों के ऊपर में, आप ये सोचो। तो मेरे ख्याल से लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना, जो पड़ना था पड़ गया। और 1% आदमी 1 साल से ज़्यादा शेयर नहीं रखता भाई। 1% आदमी होंगे जो 1 साल से ज़्यादा और बियॉन्ड कैपिटल गेन टैक्स रखते होंगे, बाकी तो 1 घंटे में सलट जाते हैं भाई। मेरे को ओवरऑल ऐसे ये लगता है कि ये जो बजट है, और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा बजट है, चाहे उसको फिजिकल डेफिसिट की बात ले लीजिए या इसको टूरिज्म के लिए देख लीजिए। और अब ये मैं उसका दूसरा जवाब देना चाहता हूँ मैंने आपको। जैसे 2-3 तरीके होते हैं जो टूरिज्म के लिए। एक तो मेडिकल टूरिज्म होता है जिसके कारण कंट्री में इनकम बढ़ती है, और एक रिलीजन्स का जो होता है ये टूरिज्म होता है। तो इसलिए जो इन्होंने, और दूसरे जो उन्होंने लिया, जैसे सोलर का उन्होंने लिया, पहले भी उन्होंने बता दिया था, घर का उन्होंने लिया है, जो कितने घर बोल, तो ये सब मिलाकर ये कंजम्पशन को सब बूस्ट ही करने वाला है। मेरा ओवरऑल मेरे को ऐसे। ओके, चलिए अब हमारे साथ एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट और एक्सिस कैपिटल के हेड ऑफ ग्लोबल रिसर्च नीलकंठ मिश्रा जुड़े हैं। नीलकंठ जी, गुड मॉर्निंग। नीलकंठ जी, क्या व्यू रहा आपका बजट को लेकर? और क्लियरली मार्केट का पूरा फोकस सिर्फ कैपिटल गेन्स टैक्स पर था, जो शायद लाजमी भी है, लेकिन ओवरऑल आपने कैसे देखा बजट को? देखिए, ये पहला बजट था एक नई सरकार का, तो इसमें 2 बड़े मैसेजेस देखने थे। पहला कि जो सरकार की फिस्कल स्टांस था कि वो अपना फिस्कल डेफिसिट कम कर रहे थे, फिस्कल स्पेंडिंग की क्वालिटी बढ़ा रहे थे, तो वो चलता रहेगा कि नहीं। और उसमें हमें कंफर्मेशन मिला कि वो डायरेक्शन अनचेंज्ड है। सरकार का फोकस है कि मीडियम टर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम किया जाए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज किया जाए। तो वो मैसेज बहुत ही अच्छी तरह से सामने निकल के आया। ये जो कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाने की बात है, इसमें भी ये टैक्स रैशनलाइजेशन हुआ है। ये अब इतने सारे ड्यूरेशन, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल, अब सब खाली 1 और 2 साल का ड्यूरेशन होगा। सबका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 20 होगा, 12.5 होगा लॉन्ग टर्म। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज है, रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज। दूसरा बड़ा मैसेज था कि जो नई सरकार है उसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी अगले 5 साल तक, और उस पर भी हमें डायरेक्शन मिला। तो बजट स्पीच में बहुत क्लियरली कहा गया कि हम जॉब क्रिएशन को, एनर्जी सिक्योरिटी को, अर्बन डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनोवेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे। और तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि भाई 6 महीने में पर्सनल इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज को अच्छे से रैशनलाइज किया जाएगा। 6 महीने में अगला बजट है, 1 फरवरी को होगा। तो ये सब ये क्लैरिटी भी अच्छे से मिली, और ये दिखाता है कि जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो अभी भी काफी स्टडी और स्टेबल है। नीलकंठ जी, एक और चीज़, अब सीधे एक स्पेस पे, और आई थिंक वो एक सेक्टर इटसेल्फ है, और एज एन एसेट क्लास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएटर है लास्ट 5 साल का, स्पेशली दैट्स रियल एस्टेट है। इंडेक्सेशन बेनिफिट को विड्रॉ कर लेना, और क्योंकि ये स्पेस अलॉन्ग विद आई थिंक एंटायर रियल एस्टेट एंसिलरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ एक बहुत बड़ा मूव देखे गया। आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं रियल एस्टेट पे, और इस इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जैक्टली? तो देखिए वीरेंद्र, अगर गेन्स हैं तो टैक्सेस हैं। कहने का मतलब कि अगर साइकिल अच्छा कर रही है तो पैसे बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी का मतलब स्टॉक मार्केट का ही जो टैक्स रेट बढ़ावेगा कि भाई अगर आपके 10% बन रहे थे, पहले आपके पोस्ट टैक्स 9 हो रहा था, अब 9.25 हो जाएगा। तो इससे आप जहाँ पे आपका पैसा बन रहा है वहां से आप निकलोगे नहीं। तो पहली बात तो ये है। तो अगर रियल एस्टेट साइकिल अपस्विंग पे है तो कोई इसलिए कि एक डिबेटेबल इंक्रीज इन टैक्स रेट हो रहा है वो छोड़ देगा, ये गलत है। दूसरा है कि इस तरह की डिसीजंस और इन फैक्टर्स पे किसी का डिसीजन चेंज होता है तो वो इन्वेस्टर है। कहने का मतलब लोग जो खुद के लिए घर खरीदते हैं, जो वो वैसे लोग नहीं है, और उनका होल्डिंग पीरियड, जो इन्वेस्टर बायर होते हैं उनका होल्डिंग पीरियड जनरली छोटा होता है। यानी कि वो एक ही घर में, जैसे आप अगर घर खरीदते हैं तो हम बस रहने के लिए खरीदते हैं, तो एक ही घर में बच्चे बड़े होते हैं वगैरह वगैरह। बट जो 10, 12, 15 घर वाले लोग होते हैं वो हर 4-5 साल में, डिपेंडिंग ऑन की साइकिल कहाँ है, वो बेच के निकल जाते हैं। तो बहुत लोगों ने अपने इन्वेस्टर घर बेचे थे जब डाउन साइकिल चल रही थी, और अब वो फिर खरीदने को तैयार हैं। तो
उनके लिए होल्डिंग पीरियड कम होती है, और अगर होल्डिंग पीरियड कम है तो जो लोअर हेडलाइन टैक्स रेट है वो एक्चुअली बेटर है उनके लिए, क्योंकि जो इंडेक्सेशन का जो फायदा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से इससे नियर टर्म में भी मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा बदलेगी। और दूसरा आप ये कहें कि भाई अगर आप वहां नहीं लगाएंगे कहाँ लगाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई इक्विटी कैपिटल गेन्स भी बहुत बढ़ गया, अब दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अगर आप रियल एस्टेट में भी पैसे नहीं लगाएंगे तो फिर क्या खरीदेंगे। तो मेरे हिसाब से इसका असर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो साइकिल चल रही है वो काफी हद तक चलती रहेगी। ओके, अच्छा नीलकंठ सर, जब आप आते तो मैंने ये हमेशा सोचा था कि आपसे एक बार मेटल्स पे जरूर बात करूंगा। मेटल्स पे आपकी वाकई मजबूत पकड़ है। मेटल्स पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अगर मैं लास्ट 5 साल को देखूँ, मेरे ख्याल से एक मेटल्स की साइकिल शुरू हुई थी अगस्त 2020 में, उसके बाद मिड 2022 तक वो परसिस्ट करी थी, फिर लग रहा था कि मेटल्स की साइकिल कोलैप्स होगी। दूसरा चरण शुरू हुआ मेटल्स का ये वॉर से, यूक्रेन और रशिया की। अब जब इस बात की बहुत आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप शायद अगले राष्ट्रपति हों अमेरिका के, और वो कह भी रहे हैं कि मेरे आते साथ शायद ये वॉर ख़त्म भी हो जाए। अगर ये वॉर ख़त्म होती है तो एग्जैक्टली मेटल्स, जिसको हम अमूमन चाइना की डिमांड और सप्लाई पे रीड करते हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या होगा मेटल्स का एक बड़ी साइकिल के बाद, जो कि 2 फेज में अच्छा पैसा बना के देके गई? तो देखिए, इसमें एक वॉल्यूम ग्रोथ है और एक इबिटा पर टन ग्रोथ है, तो इन दो वेरिएबल्स को अलग अलग देखना होगा। मेरे हिसाब से डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आएगी। तो अगर आप पिछले 30 साल का ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ देखें, उसका जो ट्रेंड ग्रोथ कहते हैं 5 ईयर, वो देखें, तो जब भी रियल एस्टेट साइकिल अच्छा करती है, इनका डिमांड जो है वो 8-10% पे बढ़ना शुरू होता है, और जैसे ही वो रियल एस्टेट साइकिल खराब करती है, वो डिमांड ग्रोथ जो है 4-5% पे आ जाती है। तो अभी जब अपटर्न है, तो इसीलिए ये आश्चर्यजनक नहीं है कि जितनी भी बड़ी स्टील कंपनीज हैं उन्होंने अपनी कैपेसिटी डबल करने का प्लान बनाया हुआ है अगले 5 साल में। तो ये तो मेरे ख्याल से वॉल्यूम ग्रोथ तो अच्छी आएगी। अब सवाल ये उठता है कि EBITDA पर टन कितना बनेगा, और इसमें हमें वापस चीन की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि चीन में जो रीबैलेंसिंग एक्सरसाइज चल रही है, तो हुआ क्या है कि रियल एस्टेट में उसके लिए डाउनटर्न आ गया, बट वो इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कम नहीं कर रहे हैं। तो क्या उन्होंने उसको ऑफसेट कर दिया है, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं और फिर से इंडस्ट्रियल कैपेसिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो उसके कारण प्लांट्स बन रहे हैं वगैरह वगैरह। इसलिए स्टील डिमांड जितनी तेजी से गिर सकती थी, बिकॉज वहाँ पे रियल एस्टेट करेक्शन है, तो उन्होंने क्योंकि अब फैक्ट्रीज बनानी शुरू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और खर्चा करना शुरू कर दिया, तो वो उसके कारण से स्टील डिमांड जो है वो 1-2-5% 3% पे ही गिर रही है, और 10% पे नहीं गिर रही है हर साल। पर इसका एक नतीजा और भी निकला है, क्योंकि अब वहाँ पे इंडस्ट्रियल ओवर कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि मेरे हिसाब से चीन के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो स्टील की प्रॉफिटेबिलिटी को कंप्रेस करते रहेंगे, और वहाँ की डोमेस्टिक डिमांड जो इम्बैलेंस है वो काफी अब कम होती जा रही है। तो मेरे हिसाब से कोई भी जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, वो सेमीकंडक्टर्स, वो जो कमोडिटी ग्रेड सेमीकंडक्टर, 2-3 नैनोमीटर वाले नहीं, बट कमोडिटी ग्रेड सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स, इवन कैपिटल गुड्स, जो भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, उनके रिटर्न्स को चीन जो है वो सप्रेस करके रखेगा। तो और हमारी सरकार भी प्रोटेक्शन लगाएगी, जैसे ट्रम्प भी बोल रहे हैं कि हम 60% लगा देंगे इंपोर्ट ड्यूटी चीन के अगेंस्ट, बट हमारे यहाँ भी लगाना पड़ सकता है। बट हर इकोनॉमी को ये डिसाइड करना होगा कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनमें कितनी ड्यूटी लगानी है, बिकॉज अगर आप यहाँ स्टील महंगा कर देंगे तो चीन आपको शिप बिल्डिंग में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह पे फिर आपको डिफीट करने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इसलिए प्रॉफिट पर टन का प्रेशर जो है वो काफी बढ़ सकता है, और इस वजह से एल्यूमिनियम एक सेक्टर है, तो स्टील में मुझे लगता है प्रेशर रहेगा। एल्यूमिनियम में हमारी डिमांड बहुत जोर से बढ़ रही है। मेरे हिसाब से वैसे चीन में भी काफी प्रोडक्शन है और एक्सपोर्ट्स हैं, बट मेरे हिसाब से क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी और इस होल इकोसिस्टम में डिमांड ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी ग्लोबली, तो एल्यूमिनियम मेरे हिसाब से प्रेफरेबल मेटल होगा बजाते स्टील। नीलकंठ जी, एक जो मार्केट का सबसे बड़ा पॉकेट है उसने चलना बंद कर दिया है, प्राइवेट बैंक्स। अब कंसर्न्स क्लियरली विजिबल हैं
कि जो मार्जिन पर प्रेशर है, लेकिन क्या यही एक कारण है या कुछ और कारण भी है यहाँ पर? क्या ओवर ओनरशिप एक और कारण है? और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सेक्टर को? नहीं, देखिए, बहुत लोगों का ये मानना, और मेरे ख्याल से सही भी है, कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पीक पे है तो आपकी मल्टीपल कम होनी चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आपकी प्रॉफिट जो है वो एनपीएल्स कम होने के कारण, यानी कि जो प्रोविजंस जो 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 बुक्ड होते हैं पीएनएल में, उनका नंबर अगर कम होता जा रहा है, उसके कारण आपकी प्रॉफिट्स बढ़ रही, तो आपका पी मल्टीपल कम होना चाहिए, विच इज आई थिंक द राइट वे टू लुक एट इट। कि ये सिक्लिकली अनसस्टेनेबल अर्निंग्स हैं तो उस पर आप छोटी मल्टीपल देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसके कारण ये हो रहा है कि अभी भी मार्केट को क्लैरिटी नहीं है कि डिपॉजिट ग्रोथ जो वीक है वो उसकी वजह क्या है, और जो डिपॉजिट ग्रोथ वीक होने का नतीजा क्या निकलेगा, और ये इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ सेटल करेगी। आई थिंक इस पे अनसर्टेनिटी है। कहने का मतलब जो एग्रीगेट डिपॉजिट्स होते हैं वो इस पे उनका मतलब वो कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं या कहीं और पैसे लगा रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि अगर कोई म्यूचुअल फंड भी खरीदता है या स्टॉक मार्केट में भी कोई इन्वेस्ट करता है तो वो भी किसी बैंक अकाउंट में ही जाता है। सो एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट्स जो हैं वो एक मैक्रो वेरिएबल है, क्योंकि आरबीआई ने इंजेक्शन ऑफ मनी को स्लो कर दिया है, और उसकी वजह है कि वो डरे हुए हैं कि अगर ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी अगर बढ़ती है तो उससे भारत पे क्या असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने लिक्विडिटी को टाइट रखा है। तो इसकी वजह ये है कि अब और इसके कारण क्या हो रहा है कि अब बैंक्स के, क्योंकि वो डिपॉजिट्स पे उनका प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए उनके निम्स का प्रेशर जो है, और मार्केट को ये पता नहीं है कब तक खत्म होगा। मेरे हिसाब से अगर हम एक डिस्पैशनेट व्यू लें तो जो फाइनेंशियल सिस्टम में टाइटनेस है और ग्लोबल डॉलर टाइटनेस है, वो मेरे हिसाब से अगले 6-8 महीने में कम होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब अगर फेड ने रेट कट करना शुरू किया और ऐसे वहां पे डॉलर की टाइटनेस, बिकॉज वहां पे फिस्कल डेफिसिट काफी बड़ी हुई है, एक समय आएगा जब फेड को क्यूटी की जगह पे क्यूई करना शुरू हो। क्यूटी उनका कम हो रहा है, तो लगता है उनको क्यूई करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा होने पे भारत में भी लिक्विडिटी की सिचुएशन जो है काफी इंप्रूव हो सकती है, और उसके बाद ये जो अनसर्टेनिटी है मार्जिन्स की, ये कहाँ जाके टिकेंगे, ये कम हो जाएगी, और फिर मेरे ख्याल से ये सेक्टर चलने लगेगा। बट मेरा ये मानना है कि पिछले 6 महीने में एक्चुअली सेक्टर ने उतना बुरा नहीं किया है, और बहुत हद तक आई वुड से इडियोसिक्रेटिक व्यूज भी थे और रीजंस भी थे, यानी कि जो बैंक स्पेसिफिक वजहें भी थी। जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, कहीं पे मैनेजमेंट चेंज हुआ, कहीं पे बड़ा मर्जर हुआ, उसके इंटीग्रेशन में अनसर्टेनिटी आई, तो वो सब भी कारण थे जिससे कुछ बैंक जो हैं वो उनका स्टॉक अच्छा नहीं किया। बट मुझे लगता है कि अगले 12-24 महीने में आई थिंक इन सब इश्यूज पे क्लैरिटी आएगी, और कुछ प्राइवेट बैंक्स तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा कर सकते हैं। नीलकंठ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में आज बजट पूर्व शामिल हुए, सभी मुद्दों पे, सभी सेक्टर्स पे बात की, अपना व्यू रखा सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी करीब 24,439, 51,570 के स्तर पर निफ्टी बैंक, और मिड कैप इंडेक्स आज बिल्कुल थोड़ा सा अगर आप देखिए डिफरेंट बिहेवियर है। सुबह से स्ट्रेंथ परसिस्ट कर रही है, इट्स 56,710। अभी छोटा सा ब्रेक लेके तुरंत हाजिर होते हैं, उसके बाद शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की।